Hello students, today we discuss about in lesson plan and SST। छात्रों, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत लेसन प्लान को यानी पाठ्य योजना को बनाने के संबंध में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम किसी भी प्लान को जब बनाते हैं, किसी भी पाठ की पाठ्य योजना को हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर लेसन प्लान नंबर अपना डालते हैं, कौन सा लेसन प्लान हमारा कौन सी पाठ्य योजना है। उसके बाद में फिर हम अपने कॉपी के बाएं तरफ डेट, जिस तारीख में हमें जिस पाठ्य योजना को पढ़ाना है, जिस लेसन प्लान को पढ़ाना है, उसमें डेट डाली जाती है। उसके बाद उसका सब्जेक्ट क्या विषय है हमारा और उसका सब सब्जेक्ट हमारा क्या है। यानी कि जैसे हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी, और सब सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। नीचे स्कूल लिखा है, स्कूल का मतलब जहाँ हमें टीचिंग करनी है, जहाँ हमें शिक्षण कार्य करना है, जिस भी इंटर कॉलेज में उस विद्यालय का नाम लिखना है। उधर सेक्शन में क्लास, हम कौन सी क्लास के लिए शिक्षण कर रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8 से जिस क्लास के लिए हम टीचिंग कर रहे हैं, और सेक्शन हमारा वो कौन सा सेक्शन है, A, B, C या D। जहाँ अगर अधिक संख्या है तो हमारा वो D सेक्शन भी हो सकता है। नीचे है उसके बाद पीरियड, हमारा कौन सा पीरियड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जोन सा भी पीरियड हमको मिला है, इस पीरियड में हमें शिक्षण करना है। नीचे उसका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी कि समय कितना है, किसी उस ड्यूरेशन उस विद्यालय के समय के अकॉर्डिंग रहता है, कहीं 35 मिनट कहीं 40 मिनट का ड्यूरेशन रहता है। ओके स्टूडेंट, फिर उसके नीचे लिखा जाता है टॉपिक, यानी प्रकरण, हमारा टॉपिक कौन सा, हमारा प्रकरण क्या है, हम किस टॉपिक के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ टॉपिक हमने लिख रखा है, लेकिन हमने यहाँ टॉपिक को भी लिख दिया है, लेकिन टॉपिक को लिखना नहीं है। टॉपिक को हमें कब लिखना है, टॉपिक को हमें प्रस्तावना प्रश्नों के बाद में टॉपिक को लिखना है। पहले हम देखते हैं जनरल एम्स। जनरल एम्स कौन से होते हैं, जनरल एम्स हर विषय के अपने अलग अलग होते हैं, चाहे वह विषय कोई सा भी विषय हो, उसके जनरल एम्स अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स अपने उसी प्रकार के होंगे, जिन्हें हम सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं। जैसे यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाएंगे सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, यानी सिंचाई के प्रमुख साधनों के संबंध में किस विषय में है, ये हमारा भूगोल में है, तो भूगोल से संबंधित हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स कम से कम 4 या 5 बिंदुओं में होने चाहिए। उसके बाद में नीचे आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे टॉपिक से संबंधित, रिलेटेड टू टॉपिक, यानी कि जिस टॉपिक को हमने पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक में हमने किस प्रकार का बच्चों को ज्ञान उपलब्ध कराया, ज्ञानात्मक, बोधात्मक या प्रयोगात्मक। इस प्रकार से स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। जैसे जनरल एम्स में हमने जो लिखे हैं सिंचाई के साधन के प्रमुख रूप में, अब हमने सपोज करो जैसे हम कक्षा 8 को, क्लास 8 को हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे, जैसे कि नंबर 1 छात्रों की भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सेकंड छात्रों में भूगोल विषय के ज्ञान का विकास करना, नंबर 3 छात्रों में तथ्यों व सिद्धांतों का तर्कपूर्ण ढंग से विवेचन करने की क्षमता का विकास करना, एंड 4 छात्रों में सूचनाओं का संकलन करने की क्षमता का विकास करना। ये होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो है सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। वो स्टूडेंट फिर बाद में आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य जो हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। टॉपिक यानी कि जिस प्रकरण को हमने पढ़ाने जा रहे हैं उस प्रकरण में ज्ञानात्मक, बोधात्मक या किस प्रकार का है। तो जैसे हमने पहले टॉपिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में हमने पहले लिखा है ज्ञान, यानी छात्रों को सिंचाई के प्रमुख साधनों, कौन कौन से साधन हैं, कुएं, तालाबों तथा नहरों का ज्ञान कराना, जिसमें उनके लिए ज्ञान होगा। नंबर 2 सेकंड बोध, यानी छात्रों को सिंचाई के प्रमुख साधनों, कुएं, तालाब तथा नहरों आदि के विषय में बोध कराना। नंबर 3 है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में प्रयोग करना, प्रयोग यानी कि छात्र अपने दैनिक जीवन में सिंचाई के प्रमुख साधनों का प्रयोग कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज यानी कि छात्रों में पूर्व ज्ञान कितना है, तो छात्रों के पूर्व ज्ञान की यहाँ को देखते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा नीचे नंबर 3 में कि छात्र सिंचाई के प्रमुख साधनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी हमारे मटेरियल को जिसको हम यूज करते हैं, जैसे चार्ट है, लपेट श्यामपट है, कलर चौक है, डस्टर है, संकेतांक है आदि, यानी जो भी कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री है उसको हम इसमें नोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसको हम जो है प्रमुखता 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें इनपुट आधा, और प्रोसेस यानी प्रक्रिया, और आउटपुट यानी कि प्रदा क्या है। तो इसमें इनपुट में देखा जाता है अपेक्षित व्यवहारिक उपलब्धियां, यानी कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स हैं, जिसको शॉर्ट में हम EBO भी कह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा अधिगम अनुभव, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा छात्र एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, और इसमें हमारी जो
मेथड हैं, टेक्निक्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, इसको हम लेते हैं। ठीक है, और फिर नीचे है हमारा मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन एवोल्यूशन, इसको हमने 6 भागों में किया है। नंबर 1 शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विद स्पेसिफिकेशन, अनुदेशात्मक उद्देश्य, विशिष्टीकरण सहित। और थर्ड है छात्र अध्यापक क्रिया, यानी कि पपिल टीचर्स एक्टिविटीज। एंड फोर्थ है हमारा छात्र क्रिया, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसमें छात्रों के द्वारा जो भी क्रिया की जाएगी, जो भी एक्टिविटीज होगी उसको लिखा जाएगा। एंड फिफ्थ में है मेथड, टेक्निक एंड टीचिंग एड्स, यानी कि विधि, प्रविधि एवं शिक्षण सामग्री। एंड 6 में है हमारा मूल्यांकन एवोल्यूशन, हमें किस प्रकार का करना है। ठीक है, तो हमारे हम पहले लिख लेते हैं कि शिक्षण बिंदु को इधर हम दाहिनी तरफ हमने ये नोट कर रखा है, सिंचाई के प्रमुख साधन के शीर्षक मुख्य शिक्षण बिंदु को लिखेंगे। ये हमारे ज्ञानात्मक यानी पूर्व नॉलेज, यानी कि क्या कर सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम यहाँ कुछ प्रश्न पूछेंगे छात्रों से, जिन्हें हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। इसमें हमने प्रस्तावना प्रश्नों को लिख रखा है। हम प्रस्तावना के प्रश्नों को चार्ट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो हमने एक चार्ट भी है, इस चार्ट पर हमारे बने हुए हैं, ट्रैक्टर है, नलकूप है, फावड़ा है, तसला है आदि को बना हुआ है। उसको हम कक्षा में दाहिनी तरफ उसको टांग देते हैं। वो चार्ट की तरफ संकेत करते हुए पूछते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं कि प्रस्तुत चित्र में या प्रस्तुत चार्ट में आप क्या क्या देख रहे हैं। तो इसमें छात्र एक्टिविटीज़ में छात्र उत्तर देंगे, प्रस्तुत चित्र में हम ट्रैक्टर, नलकूप, फावड़ा, तसला आदि देख रहे हैं। ये सब कैसे जिगजैग क्रम में होने चाहिए। अब ये स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में, और इधर हम जो 5 नंबर है मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स में विधि प्रविधि में क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रदर्शन एवं प्रश्नोत्तर विधि। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। हमारे पहले उत्तर से जुड़ा हुआ हमारा ये प्रश्न है, जिगजैग क्रम में। तो इसमें छात्र उत्तर एक शब्द में नहीं देंगे, पूरे वाक्यांश में उत्तर देंगे। इसमें स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में कहेंगे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ओके स्टूडेंट, ठीक। अब हम ये प्रत्यय स्मरण करते हुए भारत की जनसंख्या के गाँवों में निवास करने का मतलब, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे कि गाँवों की जनसंख्या के विकास, व्यवसाय का कृषि, इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन होगा। तो हमारा ये प्रश्न होगा क्या, गांव में रहने वाली जनता या लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। ये भी जिगजैग क्रम में है। तो इसमें स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में छात्र उत्तर देंगे, गांवों में रहने वाली जनता का प्रमुख व्यवसाय क्या है, खेती है, कृषि है। तो इसी क्रम को आगे जिगजैग क्रम में हम अपना फोर्थ क्वेश्चन, जिसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहते हैं या समस्यात्मक प्रश्न कहते हैं, उस प्रश्न को पूछते हैं, कृषि के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो छात्र हैं निरुत्तर हो जाते हैं, छात्र चिंतन करते हैं, छात्र सोच में पड़ जाते हैं। फिर हम अपना जो ज्ञान है, अपने उस ज्ञान को बताते हुए आते हैं, उद्देश्य कथन करता है कौन, टीचर अपना स्टेटमेंट करता है कि छात्रों आज हम सिंचाई के प्रमुख साधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम अपने शिक्षण बिंदुओं को भी लिख सकते हैं। जैसे ये है हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, कुओं से सिंचाई और तालाबों से सिंचाई और नलकूपों से सिंचाई व अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई, इसके संबंध में हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हमें अपना स्टेटमेंट भी हमने कर दिया, तो टीचर स्टेटमेंट कर दिया कि यानी कि छात्रों आज हम इस विषय के संबंध में अध्ययन करेंगे, तब जब हमारे यहाँ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के द्वारा हमारा टॉपिक निकल आया, तब हम यहाँ लिखेंगे कि छात्रों आज हम सिंचाई के प्रमुख साधनों के विषय में, साधन के विषय में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमारे नेक्स्ट आता है कि अब हम पहला शिक्षण बिंदु को, जिसको हमें शिक्षण बिंदु को क्लियर करना है, उस शिक्षण बिंदु को टीचिंग पॉइंट्स में ही क्रम में लिख देना है। नंबर 1 पे यहाँ पे ये हमने लिख दिया, कुओं से सिंचाई कितनी 56% होती है। तो प्रत्यय स्मरण कराते हुए इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में छात्र उसका उत्तर देंगे। तो हम पहला प्रश्न पूछते हैं कि पानी किन किन स्रोतों से मिलता है, यानी कि जिस शिक्षण बिंदु को हम पढ़ाने जा रहे हैं उस शिक्षण बिंदु का विकास करना, उसका डेवलप करना है। डेवलप इन प्रश्नों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या था, पानी किन किन स्रोतों से मिलता है। तो इसमें स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में छात्र उत्तर देंगे कि पानी नलों, कुओं, नहरों, नदियों, समुद्रों, बादलों आदि से हमें मिलता है। ये हमारा कौन सा मेथड है, ये प्रश्नोत्तर मेथड है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ टीचर स्टेटमेंट, यानी कि छात्र अपना स्पष्टीकरण, इसमें प्रॉब्लमेटिक फिर क्वेश्चन आएगा कि खेती में कृत्रिम साधनों से पानी देने को क्या कहते हैं। यहाँ छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, छात्र सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उत्तर होगा, छात्र चिंतन करते हैं, कुछ बताते हुए नहीं बताते हैं। तो अब यहाँ पपिल टीचर यानी कि छात्र अध्यापक क्रिया में, एक्टिविटी में नवीन ज्ञान देने का प्रयास करेगा। ठीक है, वो बोध कराएगा और अपना स्टेटमेंट देता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इसके लिए पपिल टीचर एक्टिविटीज़ में, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्पष्टीकरण में, भारत एक कृषि प्रधान देश है,
यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। कृषि की उत्पादन क्षमता के विकास में सिंचाई एक प्रमुख कारण है, क्योंकि बिना पानी के फसल नहीं उपज सकती। खेती में कृत्रिम साधन से पानी देने को सिंचाई कहते हैं। हमारे देश की प्रमुख फसलें गेहूं तथा धान हैं। इनकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा का पानी ज़्यादातर नदियों और समुद्रों में जाता है। हमारे देश में वर्षा का समय भी निश्चित नहीं है। वर्षा से अलग अनेक सिंचाई के साधन हैं। इनमें से 56% से अधिक सिंचाई कुओं से होती है। ओके स्टूडेंट, अब जब हमने ये पहला शिक्षण बिंदु पूरा पढ़ा दिया, हमने पूरा शिक्षण बिंदु करा दिया, तब यहाँ ज्ञान की परीक्षा के लिए, यानी पूरे शिक्षण बिंदु हमने पढ़ा दिया, तो ज्ञान की परीक्षा के लिए हमें क्या करेंगे, कॉलम नंबर 6 में जो लिखा हुआ है मूल्यांकन प्रश्न, और इधर जो है छात्र एक्टिविटी में छात्र अपने यहाँ उत्तर देंगे और किस विधि से, हम प्रश्नोत्तर विधि से पूछते हैं। मूल्यांकन एवल्यूशन क्वेश्चन क्या होगा हमारा, खेतों में सिंचाई के कृत्रिम और प्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं। एवल्यूशन क्वेश्चन में छात्र इसका उत्तर देंगे, तरह तरह प्रकार के अपने अपने उत्तर देते हैं। इससे हम फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा क्या, तालाबों से सिंचाई, यानी 6% तालाबों से सिंचाई होती है। तो और इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्य में हम लिख देंगे प्रत्यास्मरण कराते हुए तालाबों से सिंचाई। ठीक है, तो इसके हम डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, छात्र अध्यापक क्रिया में जो पब्लिक टीचर होगा, जो पढ़ा रहे होगा, वो उनसे पूछेगा, छात्रों से, कक्षा में छात्रों से पूछेगा कि जहाँ कुएं नहीं होते वहाँ सिंचाई किन साधनों से होती है। तो इसका उत्तर देंगे क्या, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में जहाँ कुएं नहीं होते वहाँ सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। ये कौन सी विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से भी ये हमारा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वर्षा के पानी का प्रयोग हम किन किन रूपों में करते हैं। तो छात्र इसमें उत्तर हो जाते हैं, क्योंकि हमें तालाबों की सिंचाई के संबंध में हमें पढ़ाना है। छात्र जानते नहीं है तो छात्र चिंतन करते हैं। तो यहाँ टीचर स्टेटमेंट करता है, छात्र जो है वो अपना पढ़ाता है छात्रों को, और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये विधि कौन सी है, बोलना और सुनना विधि के अंतर्गत आता है। बच्चों, आज हमारे देश में 847 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई विभिन्न साधनों से की जाती है। जिन क्षेत्रों में कुएं खोदना कठिन है वहाँ प्रायः तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। गांवों तथा खेतों के पास बड़े आकार के एवं गहरे तालाब बनाए जाते हैं और वर्षा के पानी को तालाब में इकट्ठा करके सिंचाई की जाती है। तालाब के पानी का प्रयोग कई रूपों में होता है। नंबर 1 फसलों की सिंचाई के लिए, नंबर 2 मछली पालन के लिए, नंबर 3 पशुओं के पीने व नहाने के लिए। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट था, हमारा शिक्षण बिंदु। हमारा शिक्षण बिंदु पूरा हो गया, हमने पढ़ा दिया। तब हम इसके ज्ञान का परीक्षण करेंगे। ज्ञान का परीक्षण करते हुए हम प्रश्न पूछेंगे एवल्यूशन क्वेश्चन में कि कुएं और तालाबों में क्या अंतर है। ठीक है, इससे हमने उनके ज्ञान की परीक्षा भी ले ली। हमने जो पढ़ाया उसमें उन छात्रों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हमारा नलकूपों से 32% सिंचाई व अन्य साधनों से 6% सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यास्मरण कराते हुए और छात्रों से इस शिक्षण बिंदु को क्लियर करने के लिए इसके विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि सिंचाई के अन्य साधन कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज में छात्र उत्तर देंगे कुएं, नहरें, नलकूप आदि। किस विधि से, ये प्रश्न उत्तर विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जमीन की सतह से पानी निकालने के लिए किसकी सहायता ली जाती है। ठीक है, जमीन की सतह से पानी निकालने के लिए किसकी सहायता ली जाती है। छात्र इसमें चिंतन करते हैं और निरुत्तर हो जाते हैं, छात्र कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। तब अनुदेशात्मक उद्देश्य यानी विशिष्टीकरण सहित में इसमें बोध कराते हुए टीचर स्टेटमेंट करता है कि सिंचाई के अन्य साधन नलकूप, कुएं, नहरें आदि हैं। जमीन की निचली सतह से पानी निकालने के लिए कुओं और नलकूपों की सहायता ली जाती है। तीव्र गति से अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। जहां भूमिगत जल की पर्याप्त मात्रा होती है वहां पहले लोहे के चौड़े पाइपों को मशीनों की सहायता से जमीन में बहुत गहराई तक डाला जाता है। इसके पश्चात बिजली की मशीन द्वारा नलकूप से पानी बाहर निकाला जाता है और उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई की जाती है। ओके स्टूडेंट, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इसकी जब हमारा ये शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट होगा तो ज्ञान का परीक्षण कैसे करेंगे। ठीक, ज्ञान का परीक्षण करेंगे, इधर स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र उसका उत्तर देंगे और फिर हम इधर ये किससे होगा, प्रश्नोत्तर विधि से। तो मूल्यांकन प्रश्न में हम पूछेंगे छात्रों से कि नलकूप मुख्यतः किन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। छात्र इसका उत्तर देते। ओके स्टूडेंट, हमने तीनों शिक्षण बिंदुओं को पढ़ा दिया। तीनों शिक्षण बिंदुओं को पढ़ाने के बाद फिर हमारा रहता है कि श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश यानी कि हम श्यामपट्ट सारांश में, और इसमें नंबर 2 में छात्र सीख गए ज्ञान को सारांशित करेंगे और छात्र अध्यापक सारांश को श्यामपट्ट पर लिखता है। ठीक है, छात्र श्यामपट्ट पर लिखता है कि हमने ये यहाँ पे ये क्या कहते हैं श्यामपट्ट कार्य बना रखा है। श्यामपट्ट कार्य में इसमें लिख रखे हैं सिंचाई के प्रमुख साधन। ये श्यामपट्ट कार्य हमारे कुओं से 56% सिंचाई की जाती है,
नंबर 2, तालाबों से 6% सिंचाई की जाती है, नलकूपों से 32% सिंचाई की जाती है और अन्य साधनों से 6% सिंचाई की जाती है। ओके स्टूडेंट, फिर आता है हमारा अगला जो हमने श्यामपट्ट कार्य दिया है, इस श्यामपट्ट कार्य का लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसके लिए लेखन कार्य का मूल्यांकन करना होता है। तो इसमें छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का दिशा निर्देश देकर छात्रों की लेखन मुद्रा व पूर्व दिवस का दिया गया गृह कार्य का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, और इधर छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर पूर्व दिवस का गृह कार्य निरीक्षित कराते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर उसके और इसी को हम संक्षिप्तीकरण में भी हम पूछ सकते हैं कि हमने कौन कौन से शिक्षण बिंदु में क्या क्या पढ़ा है। प्रत्येक शिक्षण बिंदु से कोई ना कोई हमारा उसमें प्रश्न भी आ जाता है। उसके बाद में आता है हमारे लास्ट में आता है गृह कार्य। जब हमारा पूरा शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है तो हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क किससे संबंधित होता है? ग्रहण किए गए नवीन ज्ञान का प्रयोग करना, यानी कि जो ज्ञान हमने उनको दिया उस ज्ञान से संबंधित। तो गृह कार्य में हमने दिया यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हमने छात्रों के लिए? भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इनके नाम लिख कर लेकर आइए। ठीक है, तो छात्र गृह कार्य को अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेगा और ये बोलना सुनना विधि के माध्यम से होता है और छात्र घर से अपने गृह कार्य को कंप्लीट करके लेकर आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो गया।